इस वीडियो में हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो में लिए हैं और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उस पर क्लिक करना, जहां आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है और आप भी इन क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करो और देखना कि आप 15 में से कितने क्वेश्चंस करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, What is the maximum resistance which can be made using 4 resistors each of 1/2 ohm? 4 रजिस्टर्स हैं और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो हाफ ओम है, 1/2 ओम। तो इनकी वजह से, इनकी हेल्प से हम सबसे मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे मैक्सिमम तब होता है जब हम सभी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी ये है, फिर ये हमने सीरीज में लगा दिए हैं चारों। तो जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलता है। और सीरीज़ में आप जानते हैं कि जब हम इनको लगाते हैं तो सीधा ही इन्हें प्लस कर देते हैं, तो सबको हम प्लस करेंगे। तो बेसिकली जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 4 टाइम्स 1/2, और यह आ जाएगा 2 ओम। और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। Question number 2. A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has a resistance R. तो कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, देखो, रो उसकी है रेजिस्टिविटी, तो रो L अपॉन A। क्वेश्चन में ही लिखा है कि लेंथ L है और एरिया A है। अब एक दूसरा कंडक्टर है, उसकी लेंथ है 2L और रेजिस्टेंस R है, यानी रेजिस्टेंस सेम है। तो एरिया पूछा है कि एरिया क्या होगा, यानी एक दूसरा कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस भी R है और मटेरियल भी सेम है। तो ध्यान रखना, जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। लेंथ इसकी 12 है, एरिया हमें पता नहीं है, तो इसको A डैश ले लो। अब हमें A डैश बताना है, तो सिंपल सी बात यह है कि दोनों ही रेजिस्टेंसेज हैं, तो दोनों की इक्वल रख देते हैं। रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A डैश। समझ गए ना, क्योंकि ये इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो इनको हमने इक्वल कर दिया। या फिर आप ये समझो कि इस R की जगह पे हमने ये पुट कर दिया है। यहाँ पे रो से रो कटा, L से L कटा, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 1/A बराबर 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A डैश आ जाएगा 2A, और हमारा है ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट है कि 3 बल्ब्स हैं और बल्ब का जो पावर रेटिंग है इस तरह से दिया है, यानी एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का है। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सा चमकेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब की होगी। तो एक बात आप ध्यान रखना, जब हम बल्ब्स को सीरीज में लगाते हैं तो जब सबसे कम वाट का होता है वो सबसे ब्राइट चमकता है। तो इसका आंसर है कि जो 40 वाट वाला होगा सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान रखना, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वाट वाला होता है वो चमकता है, और जब सीरीज़ में हो, यानी जैसा ये क्वेश्चन है, तो इसमें जिसका सबसे कम वाटेज होगा लिखा हुआ, सबसे कम वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, एक क्यों मटेरियल क्या है, तो इसका मतलब कॉपर होगा तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर होगा तो रेजिस्टिविटी अलग होगी उसकी, इस तरह से। और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हम चेंज करते तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो यानी मटेरियल एंड टेम्परेचर 2 पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जैसे कि लेंथ हो गया या एरिया हो गया, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, शेप वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज। नहीं, ऐसा नहीं है, मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज हो जाती है। शेप चेंज्ड, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी अगर शेप हम चेंज कर देते तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है,
ऑप्शन डी जो है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर चेंज, यानी जब ये चेंज होते तब भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट चेंज। तो किस केस में ये चेंज नहीं होती है, जब शेप चेंज होता है तो चेंज नहीं होती, क्योंकि शेप पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स ग्राफ वी टी। तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, ध्यान रखना वी इधर है और आई इधर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना। तो जब हमारे पास वी आई ग्राफ इस तरह से होता है तो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, 1 स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो इसका मतलब यह है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। स्लोप सबसे ज़्यादा R1 का है, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। फिर स्लोप R2 है और सबसे कम स्लोप R3 का है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो I इधर है और V एक्स एक्सिस में है। यहीं पे अगर उल्टा सीन होता, यानी अगर हमारे पास यहाँ V होता और यहाँ I होता और फिर हमारे पास इस तरह से होते, ये R1 और ये R2, तो इस केस में हमारा जो ये R1 है ये बड़ा होता R2 से, बिकॉज इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो सीधा ही VI ग्राफ का स्लोप हो जाता। तो जिसका ज़्यादा स्लोप उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो और ध्यान रखना स्लोप कैसे पता चलता है, ये एंगल से पता चलता है, जिसका ये जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा स्लोप होता है। तो ये है, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, सबसे बड़ा एंगल R1 का है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा स्लोप है। और क्योंकि स्लोप जो है रेजिस्टेंस स्लोप का इन्वर्सली इक्वल है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 स्लोप, इसी वजह से जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, और हमारा ये करेक्ट है। ये बात समझ आ गई। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये, हमारा R3 सबसे ज़्यादा है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी इसको पलट के लिख सकते हैं हम, R3 आ जाएगा, R2 आ जाएगा और R1 ऐसे आएगा। ये बात समझ आ गई। अगर आपको ऐसे समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक काम करो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसको समझने का कि कैसे सही आंसर दे। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो कैसे में भी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है ना। यहाँ पे करंट सेम है क्योंकि करंट इधर जा रहा है, तो करंट तीनों के लिए सेम है, लेकिन वोल्टेज तीनों के लिए अलग अलग है। इधर है ये वोल्टेज इतना है, ये वोल्टेज इतना है। अब आपको पता है कि जो R होता है ये V/I होता है। अगर I सबके लिए बराबर है तो जिसका V सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि V सबसे ज़्यादा R3 का है, तो यानी रेजिस्टेंस भी R3 सबसे ज़्यादा है। फिर जो R2 है इसका V इतना है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी सेकंड नंबर पे ये है। और जो थर्ड नंबर पे हमारा R1 है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बस यहाँ से, इसका वोल्टेज बस यहीं से यहाँ तक है, तो तीसरा नंबर पे ये है। तो सबसे ज़्यादा R3, फिर R2, फिर R1। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y इन द फॉलोइंग सर्किट। X और Y के बीच हमें निकालना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये पैरेलल में है, ये सीरीज़ में है, सबसे पहले हम उसे लेते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है इस चीज़ सीरीज़ में है? अगर करंट सीधी जा रही है और करंट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन का मतलब कहीं करंट डाइवर्ट नहीं हो रही, उसको जाने के लिए कहीं और जगह नहीं मिल रही, तो सीरीज़ होते हैं। जैसे ये दोनों सीरीज़ में है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे इसकी और इसकी, तो ये सीरीज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये करंट गई और करंट बंट गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करंट बंटनी नहीं चाहिए। करंट जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये करंट गई और सारी करंट इधर चली गई, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो पहले तो इनको प्लस करो। तो जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये समझो कि इनको मिला के 3 + 3 6 हो गया। तो ये इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आया और ये तो इधर वाला है 3 जहाँ पे ये Y लिखा है, और जो ये है इसका मैंने कंबाइंड करके ये बना दिया है 6। ठीक है, अब ये कहानी है। अब ये 3 और 6 बिल्कुल पैरेलल में हैं, तो इनका पैरेलल में करते हैं कॉम्बिनेशन। तो 1/R1
1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 6, 2 + 1 यानी 3/6 यानी 1/2। तो R1 जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये कंबाइंड तो 2 आ चुका है, ठीक है ना, ये हमारा 3 था। तो यानी जो नया बनेगा वो क्या होगा, इनका कंबाइंड में निकाल चुका हूँ जो कि 2 है। तो ये गया इधर और ये आया इधर, तो ये है 2 और ये 3 है। और अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो 3 + 2 यानी 5 ओम, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, अ सेल, अ रजिस्टर एंड अ की एंड एन एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट, द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। अब देखो इनमें किस में करंट सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। तो सीधी सी बात यह है कि तीनों केसेस में करंट बिल्कुल इक्वल होगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसको इधर जोड़ रहे हो या इधर जोड़ रहे हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तीनों केसेस में जो करंट होगी वो करंट आएगी V/R यानी रेजिस्टेंस। यहाँ भी वही है कि करंट इज इक्वल टू V/R, और यहाँ भी जो करंट होगी वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली करंट तीनों में सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी विल बी। किस में हीट सबसे ज़्यादा होगी, ये है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि किस में सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, यानी हमारे पास V है, हमारे पास R है। तो V और R की टर्म्स में हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, ध्यान रखना, V²/R और साथ में लग जाता है T, ये है फॉर्मूला। तो तीनों केस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कि हीट इज इक्वल टू V²/R इंटू T। तो पहले केस में ये हो जाएगा V²/R इंटू T। T दिया नहीं है तो T को मैं वैसे रहने देता हूँ। तो ये हो जाएगा 144 यानी 72T, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में जो रेजिस्टेंस है वो 4 हो गया है, तो यहाँ पर जो हीट है वो हो जाएगा 12² इंटू T। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 144/4T और ये आ जाएगा 36T। तीसरे केस में अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और पैरेलल में 1/2 + 1/2 यानी 2/2 जो कि हो जाता है 1, ये होता है ना पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इसका है ये 1 आ चुका है। तो अब यहाँ पर वही करेंगे अप्लाई, तो ये हो जाएगा V²/R। तो V² यानी 12, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस 1 है, इंटू T यानी 144T। तो ये है, यानी क्या क्या है, 72T, 36T एंड 144T। तो अब बताओ ज़्यादा किस में है, तो क्लियरली थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा है हीट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये जो एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हैं ये सही से कनेक्टेड हैं। देखो जो वोल्ट मीटर होता है ये कनेक्ट होता है पैरेलल में, यानी अक्रॉस हम जिसको कहते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है एम मीटर की, ये वोल्ट मीटर है, एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस कोई है तो एम मीटर इसके साथ ही यहाँ पर लग जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो देखो कहाँ पर ऐसा है, ये वाला गलत है क्योंकि वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं होता, पैरेलल में होता है। सेकंड जो है ये यहाँ पर सही लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है, एक मिनट। जो थर्ड है ये तो बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ जो है, देखो फोर्थ में क्या कमी है, आप ये कह रहे होंगे कि सर फोर्थ और थर्ड बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बट ऐसा नहीं है, फोर्थ गलत है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि फोर्थ गलत है,
यहाँ पर ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, दिख रहा है ना ये। इस वजह से यहाँ पर ये जो माइनस है तो इधर वाली साइड पूरी माइनस होती है, यानी ये माइनस और ये प्लस है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है तो जो इसके पास होगा वो इधर माइनस होगा। बिकॉज जो करंट होती है, करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये करंट का फ्लो करने का ये डायरेक्शन होगा। और करंट जो है चाहे एम मीटर हो या वोल्ट मीटर हो, उसमें प्लस से माइनस फ्लो करती है। करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, और बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन माइनस टू प्लस होती है। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, ढंग से सुनो। जो बैटरी है उसमें डायरेक्शन माइनस टू प्लस होती है, यानी इधर। लेकिन उसके अलावा सर्किट में हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है ये प्लस टू माइनस होती है। एम मीटर देखो, तो अब देखो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये प्लस टू माइनस है ना, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये फोर्थ वाला लेते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो करंट तो इधर आया, यहाँ पर भी ठीक है प्लस टू माइनस, बट ये उल्टा हो गया, माइनस टू प्लस हो गया, तो ये गलत हो गया है ना। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस अलग चीज़ होती है, रेजिस्टिविटी अलग चीज़ होती है। रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है। रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल किस तरह से है, लेकिन रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है किस तरह का है, ठीक है। और टेम्परेचर पे तो दोनों ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर की तो बात है नहीं, मटेरियल की बात है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। करंट है 1 एम्पियर, तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स। टाइम है 16 सेकेंड, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, कितने हैं। अब आप देखिए ठीक से फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास जो चार्ज का फॉर्मूला है, चार्ज ये होता है IT, और चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है N इंटू ई। तो NE इज इक्वल टू IT हो गया। आप समझ रहे हैं, यानी Q इज इक्वल टू IT तो एक फॉर्मूला है, I करंट है, T टाइम है, Q चार्ज है, और चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है N इंटू ई। यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है एलिमेंट्री चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है E। तो हमारे पास ये सीन है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि ये मैंने क्यों लिखा है। अब N आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो IT अपॉन E। I है 1 एम्पियर, T है टाइम जो कि 16 है, और E आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम, ये कटा 0 बढ़ा, ये 10 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो 19 प्लस हो जाएगा, तो 1 + 19, और ये आ जाएगा 10⁻20, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं और हर एक का रेजिस्टेंस इतना है, तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। तो मैक्सिमम हम बना सकते हैं, उनको सीरीज़ में सबको जोड़ देंगे हम, यानी सबको प्लस कर देंगे। सब सीरीज़ में अगर हम जोड़ दें तो सबको हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो ये 5/5 है, और ये 1 ओम। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें बनाना है यूजिंग 5 रेजिस्टर्स। तो देखो मिनिमम बनता है जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम इन 5 रेजिस्टेंसेस को ऐसे करके हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमें मिलेगा मिनिमम रेजिस्टेंस। तो कैसे होता है ये, देखो पहली बात तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बता सकता हूँ
कि अगर हमारा जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं सब इक्वल हैं और हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो जो न्यू टोटल रेजिस्टेंस होता है, आर नेट रेजिस्टेंस हम जिसको कह सकते हैं पैरेलल में, वो होता है R/5। तो यहाँ पर R है 1/5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको उस तरह से करना है कि भाई पैरेलल में, तो ऐसा करते हैं हम कि 1 करके रेजिस्टेंस लिखते हैं 1/R1, फिर ये 1/R2, फिर 1/R3, 1/R4, 1/R5 ये, तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5 यानी 25। और RP हम निकालेंगे तो ये पलट जाएगा और RP = 1/25। समझ गए आप? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन, और चार्ज जो होता है उसको हम लिख सकते हैं IT, करंट इनटू टाइम। किस फॉर्मूले में है? वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। ये है ऑप्शन ए, ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेजिस्टर्स 2 ohm and 4 ohm रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी। देखो, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये 2 ohm है, ये 4 ohm है। क्वेश्चन है कि जो ये 4 ohm का रजिस्टर है, इसमें हीट डिसिपेट हमें बताने, हीट निकालने की क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। हीट = I² RT, दूसरा होता है VIT, और तीसरा होता है V² RT। यहाँ पर जो है इस केस में हम ये वाला यूज़ करेंगे बिकॉज करंट हम निकाल देंगे और R तो हमारे पास है ही और टाइम भी हमारे पास है, तो आराम से ये आ जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है पहले करंट कैसे फाइंड करेंगे हम? तो उसके लिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इससे करंट निकलती है। वोल्टेज 6 है, लेकिन रेजिस्टेंस हमें अभी पता नहीं है टोटल, तो रेजिस्टेंस ये सीरीज़ में है, 2 + 4 हो जाएगा यानी 6 ohm। टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है 6 ohm, यानी इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो करंट जो है इसमें ये 1 एम्पियर है। अच्छा, तो बस आराम से हम हीट निकाल देंगे। H = I² यानी 1 का स्क्वायर, R यानी 4, और T यानी जो टाइम है ये 5 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 20 जूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फाइन, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।